Assalamu alaikum students. I hope you are good. Today we will start the opposing reactions. What are opposing reaction and what are the case of opposing reaction in which we study different type of kinetics for them. Okay. In opposing reaction, the product after being formed react to give back the reactants. ठीक है, हमारे पास अपोजिंग रिएक्शन में होता क्या है, या जिसे आप रिवर्सिबल रिएक्शंस कह रहे होते हैं, कि स्टार्ट पे हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं आस्ता आस्ता प्रोडक्ट के अंदर, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एक टाइम आता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है तो स्टार्ट पे अगर प्रोडक्ट नहीं है या बहुत कम है, हम देखेंगे इसके डिफरेंट केसेस हैं कि यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट अगर नहीं है तो क्या हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और आस्ता आस्ता कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। और जब ये दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो हमारे पास क्या आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपोजिंग रिएक्शंस होते हैं, या फिर आप इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। In opposing reaction, the product after being formed react to give back the reactant, के प्रोडक्ट जो बनती है वही रिएक्ट करना शुरू कर देती है और वापस हमारे पास रिएक्टेंट की जो है वो बनाना शुरू कर देती है। इन द बिगनिंग ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव द प्रोडक्ट, कि स्टार्ट पे क्या है, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे रहे होते हैं हमें, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास डिक्रीज हो रही है, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। As the reaction proceed further, the product also react to give back the reactants, such as a backward reaction also take place along with the forward reaction, कि ये forward reaction है कि reactant जो है वो decrease हो रहे हैं, आपस में react करके product बना रहे हैं, और backward reaction हमारे पास क्या है कि product भी आपस में react करके दोबारा से हमारे पास reactant बना रहा होता है। After some time, the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, कि जब दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है उस टाइम हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। द कंडीशन इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन, के अपोजिंग रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। Reaction between carbon monoxide and nitrogen dioxide is a reversible and can be written as, आपको पता है कि इसको हम reversible reaction को arrow head से represent करें कि sometime ये arrow forward reaction के लिए जो है reactant से product की तरफ आता है और sometime half arrow लगाया जाता है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे backward reaction है वो भी half arrow से शो किया जाता है कि ये reversible reaction है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। फॉरवर्ड रिएक्शन है कि उसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको स्मॉल के और एफ से रिप्रेजेंट करें। एफ हमें बता रहा है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम इसको के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये के स्मॉल है। स्टूडेंट याद रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेट कांस्टेंट्स होते हैं वो उनको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास बनाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट बनी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या है, ये डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट हमारे पास बना देते हैं, वेयर द के एफ रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो है रेट कांस्टेंट है, एंड अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट है। इसी तरह हमारे पास के भी रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है और एक बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, उसी के लिए हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। These reaction may be of following type, के हमारे पास opposing reaction जो हैं उनकी कितनी टाइप हैं हम वो देख लेते हैं। कि हमारे पास क्या है कि फर्स्ट केस क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या यूजली आप ये कह लें कि अगर यहाँ पे एक की कंसंट्रेशन जो है वो रेज टू पावर 1 हो सकती है और एक की 0 हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करके जो है वो एक ही प्रोडक्ट बना रहा है।
ठीक है, या दूसरे की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो रही होती है, तो क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर एक्शन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड एक्शन है और बैकवर्ड क्या है, सेकंड ऑर्डर एक्शन है, कि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट जो है हमारे पास दो भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर के प्रोडक्ट के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो 2 है, लेकिन जो रिएक्टेंट है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास 1 है। और इसी तरह ये भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट वाली टर्म जो है वो फॉरवर्ड के लिए है और ये वाली टर्म जो है सेकंड टर्म वो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर, कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इसके 4 केसेस हैं, आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, कि फर्स्ट ऑर्डर पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के फॉरवर्ड एक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, या फॉरवर्ड एक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है तो बैकवर्ड जो है वो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर जो है वो फॉरवर्ड एक्शन है और बैकवर्ड एक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर हमारे पास दोनों जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन है हमारे पास क्या हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर एक्शन हो जाते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट हैं उनकी उनका ऑर्डर भी फर्स्ट 1 है और जो जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर भी 1 है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम इसके अंदर भी आगे जो है 2 केसेस देख लेंगे, ठीक है। इन सच रिएक्शन द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल आपको दी जा रही है, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री link flipping and conversion of board formation of cyclohexane into chair formation is the first order posed by first order reaction, के हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, आपको पता है कि वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से, कि जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, तो अगर एक बोर्ड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो रही है चेयर फॉर्म के अंदर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फॉरवर्ड एक्शन भी और बैकवर्ड एक्शन भी। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, आगे ग्राफ भी आएगा, मैं वहां भी आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0, कि जब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट अभी नहीं है, ठीक है, वो केस हो सकता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जिसमें प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट 0, द प्रोडक्ट मे बी इनिशियली प्रेजेंट, ठीक है, कि प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है प्रेजेंट है, यानी कि हम यहाँ पे जब टाइम 0 करते हैं तो एक दफ़ा हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं और एक दफ़ा हम यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक ग्राफ दिखा दूं जल्दी से, कि ये तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब हम पहला केस ये ले रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, और दूसरा केस ऐसा लेंगे कि ये 0 नहीं होगी, 0 से ज्यादा होगी, मीन यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से इसका ग्राफ शुरू हो सकता है। तो जैसे आगे ग्राफ आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो है हम इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, when the initial concentration of product is 0, के first order opposed by first order, and when the initial concentration of product is 0, ठीक है। consider the following reaction in which reactant A is going to product B and B is going back to A, के A जो है वो B में जा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन है और B जो है बैकवर्ड आ रहा है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन है। जब टाइम 0 है, हमारे पास ए की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन 0 है, जो हमने कंडीशन लगाई है उसके लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास 0 है। जब टाइम गुजर जाता है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक, और यहाँ पे अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या आ जाती है, ए माइनस एक्स आ जाती है, और के एफ एंड के बी आर द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अब होता क्या है हमारे पास, जो हमने पीछे देख भी लिया कि हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ बी इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी बिकम कांस्टेंट। आप एक चीज याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होते, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक चीज की कंसंट्रेशन 5 आ रही है
ठीक है, वो डिक्रीज होके 3 पे आ जाती है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन होने से या फॉरवर्ड डायरेक्शन से उसकी कंसंट्रेशन 3 ही रहे। ठीक है, इक्वल का मतलब तो ये होगा कि ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो मतलब क्या होगा कि एक की अगर 4 है तो दूसरे की भी 4 है। ठीक है, इक्वल तो ये चीज बनेगी, ये इक्वल नहीं होती कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। मीन कि अगर उसकी 3 आ रही है, 5 में से 3 आ रही है इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो वो हमेशा 3 ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखिएगा। वैसे आप लोगों को पहले भी पता होगा कि लेट फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन जो हैं वो इक्वल होते हैं, और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, दैट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज, हमारे पास क्या होता है कि हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास concentration of A and B become constant। ठीक है, it is clear from the figure, नीचे फिगर दी गई है, that the equilibrium concentration of B is greater than that of A, but it is not always necessary। लाजमी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे हम ये कह तो रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट पे बन रहे हैं और फिर प्रोडक्ट जो हैं रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लाजमी नहीं है कि इस केस में हो भी सकता है कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं भी होती। इट मे बी लेस देन दैट ऑफ ए और इक्वल टू दैट ऑफ ए। कि इक्विलिब्रियम के उस पे उसकी कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, या ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, बट इट इज नेसेसरी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिमेन दी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। उनको कंसंट्रेशन को कांस्टेंट होना जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिंपल a माइनस एक्स था, ठीक, तो हम एक्स ई लिख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम के लिए ई की लिख रहे हैं। ठीक है, कि ए माइनस एक्स ई, या इसी तरह जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो एक्स ई बन जाएगा। कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अवेलेबल कंसंट्रेशन, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो और साथ साथ जो है टाइम को हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है उनकी ऊपर कंसंट्रेशन क्या होती है, उसको जस्ट एक्स की बजाय हम एक्स ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि हाँ, जैसे स्टार्ट पे था तो ए की कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है तो ए थी, जब अवेलेबल कंसंट्रेशन आ जाती है किसी भी टाइम के ऊपर वो ए माइनस एक्स है। लेकिन जब हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ए माइनस एक्स ई। इसी तरह हमारे पास जो केस है, फर्स्ट केस के स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पे हमारे पास क्या था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 हो गई है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है 0 है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्स होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स सी आ गई है। अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल लेते हैं। आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और यहाँ हम इसकी अवेलेबल कंसंट्रेशन लिख सकते हैं ए माइनस एक्स है, और उसके लिए रेट कांस्टेंट जब लिखेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके, तो क्या बनेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स। इसी तरह हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बी के। यहाँ ए, इसको हम अवेलेबल कंसंट्रेशन उसकी क्या है, एक्स है, और इसको साइन को ख़त्म करके हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगा देंगे। दिन नेट रिएक्शन क्या होता है, नेट रिएक्शन क्या हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से हम माइनस कर दें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, तो हमारे पास नेट रिएक्शन आ जाता है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, द नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम दैट ऑफ द rate by subtracting the rate of backward reaction from that of the forward reaction। कि फॉरवर्ड रिएक्शन से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस कर दें तो वो हमारे पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो यही हम करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने ऊपर निकाल ली। ठीक है, कि आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स, हमने वही वैल्यू लगाई, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के बी इंटू एक्स। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर अपोजिंग रिएक्शन ऑफ द टाइप फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0। मीन हमने
उसके दोनों जो कंडीशन थी वो दोनों को साथ मेंशन करना है, ये है, क्योंकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो किसी के लिए भी हो सकती है। तो आप लोगों ने मेंशन साथ करना है कि कौन सी इक्वेशन आप लोग यूज कर रहे हैं और कौन सा केस है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और जहाँ पे वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ई से। एक्स है अगर हमारे पास नॉर्मल, तो कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्स ई बन जाती है इक्विलिब्रियम पे। तो हम वही काम कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को जब इक्वल कर रहे हैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स था इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, a माइनस एक्स ई बन जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स ई आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जस्ट वैल्यू पुट की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की इक्वेशन लिखी और इस पे रेट ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने से हम के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल है, के एफ इंटू ए माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी। हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई। हम क्या कर सकते हैं, इस के बी की वैल्यू को, जो हमने नेट रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन लिखी है ये 5.50, कि उसके अंदर क्या है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी एक्स। तो यहाँ पे हम के बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी के एफ ए माइनस एक्स माइनस हमारे पास के एफ ए माइनस एक्स ई मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई। अब हमारे पास क्या है, ये के एफ है और ये के एफ है, दोनों टर्म के अंदर से कॉमन आ गया, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या रह गई, ए माइनस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, एक्स ई इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म हमारे पास इसी तरह आ जाएगी। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में जब इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ए एक्स ई माइनस एक्स एक्स ई माइनस हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा एक्स एक्स ई। अब ये देखिए, ये प्लस में है एक्स एक्स ई और ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, ए एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स, तो ए इनमें से कॉमन है तो ए कॉमन निकल आएगा, एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक। और बाकी तो हमारे पास ये कांस्टेंट है, और उसमें से भी हमने के को के एफ को, और ए इस साइड पे आ गया और ये सारी टर्म इधर आ गई, और ये डिनोमिनेटर भी इसके नीचे आ गया। मीन अपनी आसानी के लिए हमने क्या कर लिया कि जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन आ गई है वो भी एक कांस्टेंट आ गई है। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक्स ई माइनस एक्स। तो वेरिएबल्स ये हैं, हम इनको सेपरेट करके इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ से टी टी आ जाएगा हमारे पास इस साइड पे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इन दी अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन, वही प्रोसेस जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे। आप इसको जनरली देख लें, जैसे अब ये फर्स्ट ऑर्डर पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर है, मीन जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो वही फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन जो है वही लगेगी हमारे पास, उसी वही आंसर आएगा हमारे पास। वहां पे क्या था कि 1 ओवर ए माइनस एक्स था, ठीक है, यहाँ क्या है 1 ओवर एक्स ई माइनस एक्स है, तो माइनस टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर में भी हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो माइनस लॉग नेचुरल एक्स ही माइनस एक्स आएगा, और ये टर्म हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो ये ऐसे आएगी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। वही प्रोसेस जो हम पहले करते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए जब टाइम जीरो है, एक्स जीरो है, और यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, और इधर ये टाइम जीरो हुआ तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी और ये हमारे पास लॉग नेचुरल एक्स सी बन जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल एक्स सी, सी की वैल्यू बन गई। ये वही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन को आप देख लें तो ये वही इक्वेशन है हमारे पास, जस्ट यहाँ पे एक्स ई लिखा हुआ है ए की जगह पे।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, माइनस लॉग नेचुरल एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स सी टाइम माइनस लॉग नेचुरल एक्स सी। ये साइड पे माइनस, साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जो प्लस में लॉग नेचुरल है वो ऊपर आ गया, और जो डिनोमिनेटर में है आ जाएगी जो माइनस वाली टर्म है, और बाकी आगे। ये वही इक्वेशन है, वहां पे क्या था, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स था। यहाँ पे क्या है, लॉग नेचुरल एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ ए के एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स ई मल्टीप्लाई बाय टी। मीन ये वही इक्वेशन है, जस्ट वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है हमारे पास। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for opposing reaction of the type first order opposed by first order reaction when the initial concentration of product is zero। के मीन कि हमने जब यहाँ पे भी लिखना है तो हमने उस रिएक्शन की कंडीशन को मेंशन करना है कि कौन सी इक्वेशन है। अब हम आपको पता है कि ये कंसंट्रेशन टर्म जो है वो y एक्सिस बन जाता है और टाइम जो है हमारे पास x एक्सिस है, और साथ ये जो टाइम के साथ जो वैल्यूज आती हैं वो उसकी स्लोप होती है। और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से पास आउट करेगा हमारे पास जो ग्राफ बनेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन, द प्लॉट ऑफ दिस एंड दिस गिव द स्लोप की वैल्यू ये है, और हम यहाँ से स्लोप से हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हमने निकाल लिया। ठीक है, स्लोप की वैल्यू थी और एक्स ई की वैल्यू अगर हमें मालूम है, और ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन हमें मालूम है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। Hence KF can be determined if initial concentration of reactant as well as the equilibrium concentration of product is known। अब हम यहाँ से यूनिट निकालेंगे, तो आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म कैंसिल आउट होके ये हो गया, ऊपर क्या रहेगी, कंसंट्रेशन टर्म है, नीचे भी कंसंट्रेशन टर्म है, ये इधर भी कैंसिल आउट होगी, तो 1/T रह गया रिमेनिंग में। तो हमारे पास जो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, पर सेकंड यूनिट आ गए, मीन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो यूनिट आ गया हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाल ली, स्लोप से हमें वैल्यू मिल गई है इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की भी वैल्यू, या जब निकालेंगे हमारे पास जो है वो के बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। क्या है, एक्सप्रेशन फॉर के बी कैन आल्सो बी ड्राइव्ड एज फॉलो। एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के, और वहाँ जो कंसंट्रेशन है वो x की बजाय हम एक्स ई यूज कर रहे होते हैं। तो वही काम है कि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की इक्वेशन यूज करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन की यूज करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के एफ निकाल लेंगे। ठीक है, के एफ निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, के बी मल्टीप्लाई बाय के एक्स ई डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के एफ इन द इक्वेशन 5.52, कि हम देख लेते हैं पिछली वाली इक्वेशन कौन सी थी, वहां पे के एफ की कहाँ पे आ रहा था, मीन हमारे पास लॉग, जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली है ये वाली, जो हम फाइनल इक्वेशन निकाल रहे हैं, हम उसके अंदर क्या कर देंगे, के एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो हमारे पास जो है लॉग वाली टर्म आ गई, ये ए और एक्स ई मल्टीप्लाई बाय टी ऐसे ही रह गया। अब हमारे पास क्या है, के एफ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि के एफ की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो इन्होंने क्या किया है कि ये जो वैल्यू आ रही थी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स ई की टर्म जो है दोनों साइड पे, यहाँ रिमेनिंग डिनोमिनेटर में एक्स ई था ना जो वो, और इधर जो है हमारे पास एक्स ई की टर्म ऊपर आ रही थी, ये वाली एक्स ई, ये वाला, और जो इक्वेशन में के अंदर एक्स ई है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास सेम रह जाएगी। और यहाँ पे ये एक्स नहीं आएगा, ये जो है ना गलती से यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे एक्स नहीं है। आप लोग जब इसको खुद से नोट करेंगे तो यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग जब नोट करोगे तो आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा, हमने जस्ट वैल्यू पुट किया और जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है वो हम टर्म कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू
पुट कर दी, फिर हम ग्राफ दोबारा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने खुद से ग्राफ भी बनाना है। तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस ये आ गया, और साथ में हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म आ रही है ये वाली स्लोप, कि स्लोप इज इक्वल टू के बी ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पे जब लिख रहा है तो यहाँ पे ये एक्स नहीं है। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो आपने इसको नहीं लिखना। तो हम यहाँ स्लोप से क्या कर सकते हैं, स्लोप की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पिछले ग्राफ में हमने के एफ की वैल्यू निकाली, अब हम के बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। मीन हमने ग्राफ से थ्रू एक्सपेरिमेंटली के एफ और के बी दोनों की वैल्यू निकाल ली है। Hence, the value of Kb can be determined knowing the initial concentration of reactant and equilibrium concentration of product। के हमें यहाँ पे क्या क्या मालूम होना चाहिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और हमारे पास क्या है प्रोडक्ट की जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है, मीन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है, वो अगर हमें मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उससे पहले हमने के एफ की वैल्यू भी निकाली। कंपोजिट रेट कांस्टेंट, ठीक है, के सी क्या होता है, वो के सी हमारे पास होता है कि सम ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दैट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम के सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पे के सी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इक्विलिब्रियम पे होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक्स की बजाय हमारे पास एक्स सी आ जाती है, यानी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो एक्स ई के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही काम करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड की इक्वेशन लिखी, रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वेशन लिखी। अब इसको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करें, के एफ ए बन जाएगा और माइनस के एफ एक्स ई बन जाएगा दूसरी साइड पे, तो हमारे पास के बी एक्स ई आ गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक्स ई वाली टर्म को इक्वेशन की एक साइड पे लेके जा रहे हैं, कि ये वाली टर्म में भी एक्स ई आ रहा है और इधर इक्वेशन की दूसरी साइड भी एक्स ई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के एफ इंटू ए इज इक्वल टू, अब ये माइनस में हो तो दूर जाके प्लस में आ जाएगी हमारे पास, के एफ एक्स ई प्लस के बी एक्स ई। एक्स ई कॉमन है दोनों में, और ये हमारे पास क्या बन गया, के एफ प्लस के बी, ये बन गया। और हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि जो के सी होता है वो प्लस होता है या समेशन होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो हम इन दोनों की जगह पे के सी ही लिख सकते हैं, और दूसरी टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी। और हमने के सी निकालना है तो ये एक्स सी जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन जो है, अगर आप फर्स्ट वाली जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली थी वहां पे भी हमारे पास क्या है, के एफ डिवाइडेड बाई एक्स ई आ रहा है। तो हम क्या करें, ठीक है, बल्कि ये सारी टर्म आ रही थी कि के एफ ए ओवर एक्स ई जो है ये सारी टर्म आ रही है, तो इस सारी टर्म की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, के सी पुट कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, लॉग नेचुरल एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स, एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म थी उसकी जगह पे के सी आ गया और मल्टीप्लाई बाय टी। तो हम ये देख लेते हैं, ऊपर मैं आप लोगों को दोबारा से बैकवर्ड जाके जो है दिखा भी देती हूँ कि के सी को हम किसके इक्वल करें, के एफ ए ओवर एक्स ई। जो हमने इसकी फाइनल इक्वेशन निकाली है, फाइनल इक्वेशन ये वाली 5.52। ठीक है, ये टर्म तो आ गई। के एफ ए ओवर एक्स ए की जगह पे उसने क्या पुट कर दिया, के सी पुट कर दिया और मल्टीप्लाई बाय टी आ गया हमारे पास। तो ये वही इक्वेशन है कि ये हमारे पास हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फिर एक दफा अगर हम ग्राफ बनाए तो ये क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और स्लोप हमें जो है ना के सी की वैल्यू दे रही है, जिसे हम कंपोजिट रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक्स की बजाय जो है एक्स जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है हमारे पास एक्स ई के। हमने वैल्यू पुट की रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है।
तो हम भी यही काम कर रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की इक्वेशन से जो है ना रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन की इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई कि के एफ डिवाइडेड बाय के बी, और यहाँ पे क्या है इस साइड, अब ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है तो अब इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स सी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स सी। तो यहाँ पे रेट ऑफ यहाँ रेट कांस्टेंट की बात है, क्योंकि रेट को तो हमने डिवाइड कर दिया, रेट कांस्टेंट देख लें कि के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आ गया, where the K equilibrium is the equilibrium constant and equal to the ratio of the rate constant of the forward action to that of backward action की फॉरवर्ड एक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको हम डिवाइड कर दें बैकवर्ड एक्शन के रेट कांस्टेंट से या उनकी रेशियो ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन वी गेट, हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स ही कर दिया और दूसरी साइड पे एक्स ही आ गया, तो जब मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म के साथ के इक्विलिब्रियम ए माइनस के इक्विलिब्रियम एक्स ई आ गया, और दोनों तरफ हम क्या करें एक्स ई वाली टर्म कांस्टेंट ले रहे हैं, एक्स ई वाली टर्म को इक्वेशन के एक साइड पे ले लिया तो यहाँ पे एक्स ई क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह गया और प्लस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अगर हमने यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करना है तो एक्स सी और डिवाइडेड बाय ए कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो एक्स ई ओवर ए इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम 1 प्लस के इक्विलिब्रियम, वेयर द एक्स ई ओवर ए इज अ फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था एक्स ओवर ए जो है वो फ्रैक्शनल थी, फ्रैक्शन कंसंट्रेशन थी हमारे पास, कि हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है नेवर कंप्लीटेड होते हैं, कि उनके लिए इन्फिनिट टाइम जो चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की सिंगल जो इरिवर्सिबल एक्शन थे उसकी बात की थी। अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल एक्शन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये टर्म किसके इक्वल है, where x e over a is the fractional extent of reaction which give us the information about the extent of forward and backward reaction. If K equilibrium is very large, then 1 plus K equilibrium is equal to K equilibrium, and this implies कि हमारे पास अगर K equilibrium की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये 1 को हम इग्नोर कर देंगे तो ये K इक्विलिब्रियम रह जाएगा, और K इक्विलिब्रियम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, कि एक्स ई डिवाइडेड बाय ए जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकता है 1। अब हमारे पास क्या है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इंडिकेट क्या कर रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि के एफ का के इक्विलिब्रियम था क्या के एफ डिवाइडेड बाय के बी, कि के एफ ज़्यादा होगा तो तभी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसका मतलब है इसकी वैल्यू के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो रही है। इसका मतलब है के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, इसलिए इसका मतलब है कि के इक्विलिब्रियम की बहुत ज़्यादा वैल्यू से का मतलब है हमारे पास कि के एफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर है के बी से। इट इम्प्लाइज दैट द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, कि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है इरिवर्सिबल है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट द के एफ एंड के बी आर द काइनेटिक पैरामीटर ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है हम काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं तो ये है भी काइनेटिक पैरामीटर है, ठीक है, हम टाइम के साथ कंसंट्रेशन जो है वो ले रहे होते हैं। वेयर एफ द रेशियो के एफ एंड के आर रिवर्सिबल, अगर कहीं और नजर आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। बट द रेशियो के एफ ओवर के आर इज अ क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, गिव फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, एंट्रोपी गिव फ्री एनर्जी वगैरह की वैल्यू इससे लिंक करी है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। इन दिस वे वी कैन कोरिलेट काइनेटिक्स विद द थर्मोडायनेमिक्स। हम अगर काइनेटिक्स को थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम रेट कांस्टेंट निकाल लें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन का, उनसे वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लें, तो फिर हम जो है क्या है दोनों को
आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एफ लिखा हुआ है, वरना नॉर्मली हम गिव फ्री एनर्जी के लिए डेल्टा जी लिख रहे होते हैं कि डेल्टा एफ और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के प्रीमियम। ये गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर आ गया जो केल्विन में टेम्परेचर है, लॉग नेचुरल ले लें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है। तो मतलब ये कि हम यहाँ से वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नीचे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपको के सी की वैल्यू अगर क्या होती है हमें पता है, के एफ प्लस के भी होता है, वैल्यूज दी गई हैं, आप वैल्यूज पुट करें और इसी तरह इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो ये तो था हमारे पास अपोजिंग रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, और उसका पहला केस हमने देखा कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 0 है।